वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कई सकारात्मक और विकासात्मक कदम उठाए हैं। इस बजट के तहत आयकर में महत्वपूर्ण राहत दी गई है, जिससे भारतीय नागरिकों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर पर 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त करने का निर्णय मध्यम वर्ग के लिए एक अहम कदम है, जो आयकर की संख्या को घटाएगा और टैक्स पेयर्स को अधिक निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा जिनकी आय 12 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें अब 15% टैक्स देना होगा, जो पहले 20% था। ये राहत उच्च आय वर्ग के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारतीय निवेशक अब विदेशों जैसे दुबई और अन्य देशों के बजाय अपने देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे भारत में निवेश का वातावरण और बेहतर होगा। किसानों के लिए भी कई प्रोत्साहनात्मक उपाय किए गए हैं, जो उन्हें और अधिक सशक्त बनाने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और वित्त मंत्री ने इसे विकास और प्रगति की ओर अग्रसर किया है। अब जानते हैं बजट एस्टेरॉयड की तरह कैसे काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हो गई थी और इसे जोर की जरूरत थी। ऐसे में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में इसका सही दिशा में बदलाव होगा। इस बजट से जीडीपी के विकास को बढ़ावा मिलेगा, खासतौर पर जब वो सेक्टर जो मंदी के दौर से गुजर रहे थे, जैसे बिजली, खनन, लौह इस्पात और कंस्ट्रक्शन। ये बजट एक एस्टेरॉयड की तरह काम करेगा। जैसे एस्टेरॉयड पृथ्वी पर बड़ी ताकत से टकराता है, वैसे ही ये बजट अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा और उसे फिर से तेजी से दौड़ने के लिए प्रेरित करेगा। खास बात यह है कि इस बजट में सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी है जिनका असर सीधे तौर पर विकास पर पड़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकी क्षेत्र। इसके अलावा एक और आकर्षक पहलू था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते वक्त एक बेहद खास परिधान में नजर आई। मधुबनी पेंटिंग्स वाली साड़ी में ये खासतौर से बिहार और मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात रही होगी, क्योंकि इससे उनकी सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता मिली। इस कदम से न केवल बिहार की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान हुआ, बल्कि राज्य को औद्योगिक लाभ भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं किसानों को भी इस बजट से कौन सा बड़ा तोहफा मिलेगा। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए डिजाइन किया गया है और जीडीपी को बूस्ट करने का अहम काम करेगा। इसके तहत देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट को मजबूती मिलेगी और आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी आएगी। खासतौर पर सरकार में कैपिटल गेन टैक्स में छूट देकर निवेशकों को राहत दी है। इससे न केवल निवेशकों को फायदा होगा, बल्कि निवेश की गति भी बढ़ेगी। बता दें कि किसानों को भी इस बजट से एक बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है, जो पहले 3 लाख रुपए थी। इससे किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि जरूरतों के लिए निवेश में राहत मिलेगी और उनके लिए कृषि कार्य और भी आसान हो जाएंगे। ये कदम किसानों की समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि मध्यम वर्ग, जो देश के लोकतंत्र की रीढ़ है और सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी है, इस बजट से एक बड़ी राहत महसूस करेगा। ये वर्ग टैक्स और जीएसटी चुकता करता है और औद्योगिक और फैशन उत्पादों का प्रमुख उपभोक्ता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लोग बचत भी करते हैं, जिससे मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस वर्ग को राहत मिलने से न केवल उसकी समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि ये मांग को भी बढ़ावा देगा, जिससे जीडीपी विकास दर में तेजी आएगी। आगे बता दें कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में मध्यम वर्ग का अहम योगदान है और इस वर्ग की समृद्धि से न केवल देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, बल्कि समाज में भी समृद्धि का विस्तार होगा। अब आगे इकोनॉमी में मिडिल क्लास की भूमिका के बारे में जानते हैं। बता दें, उच्च वर्ग की संख्या देश में मुश्किल से 5 से 10% के बीच है, जबकि बाकी अधिकांश जनसंख्या निम्न आय वर्ग से संबंधित है या गरीबी रेखा से ऊपर है। ये वर्ग उस तरह की महंगी चीजों के उपभोक्ता नहीं होते, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं केवल न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। इन वर्गों के पास खर्च करने की सीमित क्षमता होती है और वे केवल अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही खर्च करते हैं। लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर खपत की बात करते हैं
जो उद्योगों और उत्पादन को बढ़ावा देती है, तो वह है मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, जो देश की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य हिस्सा है। इसमें शिक्षा क्षेत्र से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग शामिल हैं। गांव में बड़ी संख्या में शिक्षक भी मध्यम वर्ग से आते हैं। साथ ही इसमें लोअर मिडिल क्लास भी शामिल हैं, जो हर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता और श्रमिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा और ब्याज दरों में राहत प्रदान की है, जो कि एक प्रगतिशील कदम है। इससे स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये नई और नवाचारी कंपनियां भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य करती हैं। ये कदम देश में उद्यमिता को बढ़ावा देगा और रोजगार सृजन में भी मदद करेगा। इस प्रकार मध्यम वर्ग और स्टार्टअप्स की प्रगति से न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि ये देश के विकास के लिए भी एक अहम भूमिका निभाएगा। अब जानते हैं बजट पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट समग्र विकास के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा, ये बजट देश के समय विकास को गति देगा और सभी वर्गों के कल्याण के लिए लाभकारी साबित होगा। भाजपा ने इसे एक प्रगतिशील और विकास उन्मुखी बजट बताया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ये बजट सिर्फ अमीरों के हित में तैयार किया गया है, जबकि गरीबों के लिए इसमें कुछ भी खास नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ने की संभावना है। जनता दल के नेता नीतीश कुमार ने बजट की सराहना करते हुए इसे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि इस बजट के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य में समग्र विकास हो सकेगा। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि बजट में महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो राज्य के विकास में सहायक होंगे। उनके अनुसार इस बजट से राज्य को और अधिक विकासात्मक योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे लोगों की जिंदगी में सुधार होगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता एमके स्टालिन ने 2025 के बजट पर अपनी तीखी आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बजट पश्चिम बंगाल के साथ भेदभावपूर्ण है और राज्य के विकास के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन नहीं किया गया। राज्य को प्राथमिकता नहीं दी गई है और ये बजट राज्य के विकास के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की जरूरतों को नजरअंदाज किया है, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी। ममता ने कहा कि इस बजट में राज्य के किसानों, मजदूरों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया, जिससे राज्य का विकास प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी बजट पर अपनी निराशा जताते हुए कहा, बजट में तमिलनाडु के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए, जो राज्य के विकास को प्रभावित करेंगे। स्टालिन ने आरोप लगाया कि राज्य के लिए कोई भी विशेष वित्तीय सहायता नहीं दी गई, जिससे तमिलनाडु में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का समाधान करना और भी कठिन हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा, तमिलनाडु जो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उसके लिए कोई ठोस योजनाओं या बजट आवंटन की घोषणा नहीं की गई, जिससे कि राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आगे बता दें कि 2025 के केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के निर्णय का मध्यम वर्ग के कई लोगों ने स्वागत किया। दिल्ली निवासी राजेश शर्मा ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, आयकर छूट की सीमा बढ़ने से हमारी बचत में वृद्धि होगी, जिससे हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। ये कदम हमारे वित्तीय बोझ को कुछ कम करेगा और हम अधिक बचत कर पाएंगे। उनके अनुसार ये बदलाव उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा राहत देगा। हालांकि कुछ लोगों ने बजट में महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर ठोस उपायों की कमी को लेकर निराशा व्यक्त की। मुंबई की गृहिणी सुमन वर्मा ने कहा, रसोई गैस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। महंगाई के चलते आम आदमी की जेब पर भारी दबाव है और इस बारे में बजट में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं दिखा। सुमन का मानना है कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ठोस रणनीतियों की घोषणा करनी चाहिए, ताकि घर घर में राहत पहुंच सके। कुछ अन्य नागरिकों ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है। बजट में बेरोजगारी और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त योजनाओं की घोषणा नहीं की गई है।
जिससे युवा और परिवारों के लिए मुश्किलें बनी रहती हैं। इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इस दिशा में कोई सशक्त कदम नहीं उठाया गया। अब बात करते हैं बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। 2025 के केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो देश के समग्र विकास को गति प्रदान करेंगे। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। ये कदम किसानों को वित्तीय समर्थन देने के लिए उठाया गया, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकेंगे और बुआई, सिंचाई, वसूलियों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसमें नए अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन का प्रावधान किया गया। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के लोगों में। आपको ये भी बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। शिक्षा के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाएंगे। इसके अलावा नए विद्यालयों की स्थापना और मौजूदा स्कूलों के उन्नयन का भी प्रावधान है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया है, जो सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास पर खर्च होगा। यह आवंटन देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएगा और समग्र आर्थिक विकास को गति देगा। बजट 2025 को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया गया। इसे विकास उन्मुखी बजट बताया गया है, जिसका उद्देश्य देश के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। किसानों के लिए ऋण सीमा बढ़ाई गई, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए गए और बुनियादी ढांचे के लिए भी भारी आवंटन किया गया। हालांकि विपक्ष ने इसे अमीरों और उद्योगपतियों के पक्ष में बताया है। अब यह देखा जाएगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी होती हैं।